गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एक प्रैक्टिस बैच लेकर के आए हैं और 37 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। काल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपको एक से दो प्रश्न जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये प्रश्न इसके अलावा वाक्य के रूप में भी हमने आपको बताया है। जैसे आपका काल से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो काल के कितने भेद होते हैं, 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। भूतकाल के कितने भेद, 6। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3। भविष्य काल के कितने भेद, 3। तो आप देख सकते हैं भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। आपका प्रश्न जो दिया गया है उसका उत्तर हो जाएगा 3। तो इसलिए ऑप्शन 2, 3, 4, 5 दूसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है भैया। तो एक बार दोबारा देखेंगे। वर्तमान काल का पूछेगा तो 5 उत्तर देना है, भूतकाल का 6 देना है और भविष्य काल का 3 उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी कौन सा शब्द है। रेलगाड़ी कौन सा शब्द है। तो इस शब्दभेद चैप्टर का नाम है, वहां से ये प्रश्न बनता है आपका। ये प्रश्न आता है उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर और इतिहास के आधार पर। शब्द 5 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें हम लोग एक पढ़ते हैं तत्सम, दूसरा पढ़ते हैं तद्भव, एक पढ़ते हैं देशज शब्द, एक पढ़ते हैं विदेशज शब्द, एक पढ़ते हैं संकर शब्द। संकर शब्द तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ये 5 शब्द पढ़े जाते हैं। तो इन सब की परिभाषाएं क्या हैं, पहले चर्चा करेंगे परिभाषा की, उसके बाद आपका प्रश्न जो है उत्तर भी सामने आ रहा है। देखते हैं। तत्सम संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अभी बोले जाए यहाँ पे तत्सम के शब्द, संस्कृत के शब्द जैसे अग्नि, वायु, पत्र, सूर्य, हरिद्रा, ये सभी कैसे शब्द हैं, तत्सम के शब्द हैं। ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं तद्भव। तद्भव जो तत्सम से रूपांतरण हो करके शब्द बन जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण जो परिवर्तित रूप में आज हमें मिलते हैं उन्हें तद्भव रूप कहा जाता है। या ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई जैसे तत्सम का शब्द दिया जाए, उसका जब हिंदी में परिवर्तन करेंगे, रूपांतरण करेंगे, तो वही आपका तद्भव शब्द कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देशज। देशज शब्द कौन से होते हैं, अपने देश में जन्मे। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो हैं, तो जैसे बहुत से विदेशज भी हम लोग पढ़ते हैं, देशज भी पढ़ते हैं। अभी तत्सम की बात होगी, तद्भव की बात होगी। तो देशज वे शब्द हैं जो बिगड़े हुए रूप होते हैं, अपने देश में क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर जो प्रचलित हो गए उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं डिबिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिबिया किस भाषा का शब्द है, पूछा जाता है। तो डिबिया जब पूछा जाएगा तो आपको देशज शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिबिया किस भाषा का शब्द है। खिचड़ी किस भाषा का शब्द है। खिचड़ी किस भाषा का शब्द है। खिड़की किस भाषा का शब्द है। खिड़की। तो ये सभी उत्तर आ रहे हैं आपके देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है भैया। और इसके अलावा लोटा है, पगड़ी है, ठीक है, ये सभी कैसे शब्द हैं, देशज हैं। हम विदेशज की बात करेंगे तो विदेशज में जैसे हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो हैं तो विदेशी मूल के, किंतु परस्पर संपर्क में आने के कारण यहाँ प्रचलित हो गए, उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है,
या जैसे कंपनी कहा जाए, कंपनी है, कैंप है, कैंप है इत्यादि शब्द होते हैं जो है तो विदेशी मूल के, किंतु परस्पर संपर्क में आने के कारण यहां प्रचलित हो गए, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। अब संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द वे होते हैं जो अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से, या हम भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं, एक ही बात है, भिन्न भिन्न भाषाओं से जो शब्द मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका जो प्रश्न आया हुआ है वो प्रश्न है रेलगाड़ी। तो आप देख रहे होंगे एक शब्द दिया गया है रेल और दूसरा शब्द है गाड़ी। दूसरा शब्द कौन सा है? गाड़ी। अब रेल और गाड़ी ये दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं के हैं, तो जब दो भाषाओं का मिश्रण होता है तो उसे संकर शब्द कहा जाता है। तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो जब दो भाषाओं का मिश्रण होता है तो उसे संकर शब्द कहा जाता है। समझ गए भैया सभी लोग? तो संकर शब्द, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी में कौन सा शब्द है? उत्तर क्या होगा? संकर शब्द उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाकू कैसा शब्द है? चाकू किस भाषा का शब्द है? आपके विदेशज शब्द में जब अधिक प्रचलित वर्ग के हम लोग विदेशज शब्द पढ़ते हैं तो उसमें अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, तुर्की भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के, पुर्तगाली भाषा में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख के बता देता हूं आपको। जैसे एक आपका अरबी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है अरबी में। फारसी से प्रश्न आते हैं, फारसी भाषा के। तुर्की भाषा के प्रश्न आते हैं, तुर्की भाषा। और पुर्तगाली भाषा, पुर्तगाली भाषा के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली में प्रयोग किए जाते हैं? इसके अलावा भी फ्रांसीसी भाषा है, जापानी भाषा है, चीनी भाषा है, डच भाषा है, यूनानी भाषा है। उन सब के शब्द जो हैं हम लोग प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो वो सारे शब्द पूछे जाते हैं। चलिए अब अरबी की बात करते हैं। अरबी में जैसे आदमी, औरत, अदालत, मौसम, वकील, अमीर इत्यादि शब्द होते हैं। बहुत से शब्द हैं जो अरबी में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आपको इनमें आदमी है, औरत है, अदालत है, मौसम है, वकील है, अमीर है, कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फारसी में जैसे कारीगर, गुलाब है, दंगल है, दरबार है, सरकार है इत्यादि शब्द होते हैं जो आपको फारसी भाषा में मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं तुर्की भाषा में। कैंची, चाकू, चेचक, तोप, बारूद, बेगम इत्यादि शब्द होते हैं जो तुर्की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। पुर्तगाली में देखते हैं अलमारी है। अलमारी के अलावा आपका प्रश्न इसमें, अलमारी में एक प्रश्न और पूछा जाता है गमला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पपीता है और तौलिया है। ये दो तीन शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। अब अपना प्रश्न देख सकते हैं सभी लोग कि जो प्रश्न दिया गया है कि चाकू किस भाषा का शब्द है, चाकू किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा? चाकू। आप देखेंगे, ये देखो, देखिए चाकू तुर्की भाषा में दिया हुआ है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में दिया हुआ है। तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिया है? तुर्की में, तुर्की भाषा, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है भैया, समझ गए सभी लोग? चाकू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा है। यशोदा में कौन सी संधि है? देखिए संधि से संबंधित आपको 2-3 प्रश्न मिल सकते हैं। एक तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर प्रश्न आता है तो उत्तर देंगे आप मित्रता। उत्तर क्या होगा? मित्रता, या मेल कह सकते हो, समझौता कह सकते हो, जुड़ना कह सकते हो। ठीक है, अब दूसरा यहां से प्रश्न बनता है कि संधि का विलोम क्या होगा? संधि का विलोम क्या होता है? तो विग्रह होगा। क्या होगा? विग्रह होगा। विच्छेद भी होता है, अलग अलग करना, लेकिन विग्रह उत्तर सही इसलिए माना जाएगा क्योंकि संधि का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। और विग्रह का अर्थ क्या होगा? तोड़ना। तो जोड़ना का क्या हो सकता है? जुड़ना, जोड़ना, तोड़ना। तो जोड़ना का विपरीत जाने ना, तो तोड़ना ही तो होगा। तो विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। दोनों ऑप्शन अगर आ जाए, विच्छेद भी दिया जाए, विग्रह भी दिया जाए, तो आप कौन सा टिक करेंगे? विग्रह को टिक करेंगे। अगर एक ही ऑप्शन आता है तो फिर दोनों सही हैं, आप विग्रह को भी टिक कर सकते हैं और विच्छेद को भी लगा सकते हैं। और अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आए तो मैंने बताया आपको सिर्फ विग्रह ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला प्रश्न यहां से और पूछा जाता है कि संधि के भेद कितने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें आप पहला पढ़ेंगे नंबर 1 स्वर संधि, दूसरा पढ़ेंगे व्यंजन संधि, और तीसरा पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है भैया, पहला कौन सा? स्वर संधि, दूसरा कौन सा? व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। अब जो जैसे हम लोग पढ़ेंगे, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम हैं, विसर्ग में भी नियम आते हैं। तो जो यशोदा प्रश्न है ये विसर्ग संधि से संबंधित है, क्योंकि विसर्ग में एक नियम है, ये जो विसर्ग है इसका जो परिवर्तन होता है वो ओ में होता है। किसमें होता है? ओ में होता है। विसर्ग का परिवर्तन ओ में होगा तो ओ का परिवर्तन विसर्ग में हो जाएगा। ये आपका एक नियम है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। जैसे आपका प्रश्न दिया गया यशोदा, यशोदा में कौन सी संधि है? तो देखो सा के बाद ओ मिला तो हम यहाँ पे लिखेंगे या, और सा लिखे, सा के बाद ओ की मात्रा है, यहाँ पे विसर्ग किया, यशः प्लस दा, क्या बनेगा? यशोदा। ठीक है भैया, यशः प्लस दा क्या बना? यशोदा। तो इसका उत्तर क्या होगा? विसर्ग संधि। ये हमारा उत्तर तीसरा जो है सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण इस पर संघर्षी व्यंजन है? वर्णमाला का प्रश्न है, यहां से आपको कई प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से और भी इसके अलावा प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा जाता है आपका स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक प्रश्न आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। एक प्रश्न आता है संघर्षी व्यंजन, केवल संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है यहां से द्विगुण व्यंजन, अगर पूछ लिए जाए कि द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात भी इन्हें बोला जाता है, ताड़नजात, या फिर इन्हें विकसित वर्ण भी कह सकते हैं। इनके कई नाम हैं, विकसित वर्ण। इसके अलावा हम देखेंगे तो एक आपका अर्धस्वर से भी यहाँ वर्णमाला में प्रश्न बनता है, अर्धस्वर, जिन्हें संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए अब देखो मैं कुछ उत्तर बता रहा हूं। जैसे स्पर्श व्यंजनों की बात की जाएगी तो का से लगा के मां तक होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 25। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की जब बात की जाएगी तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा, 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो आपका उत्तर हो गया चा, छा, जा और झा। ठीक है, आगे देखते हैं। संघर्षी व्यंजन पूछा जाए तो का, खा, गा, जा और फा, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। और विकसित द्विगुण उत्क्षिप्त ताड़नजात 2 होते हैं, एक डा और एक ढा, 2 होते हैं भैया। और अर्धस्वर संघर्षहीन पूछा जाए तो या और वा, 2 होते हैं। इसके अलावा 2 प्रश्न और यहां से पूछे जाते हैं।
एक लुंठित पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, और एक पार्श्विक वर्ण पूछा जाता है। एक लुंठित वर्ण और एक पार्श्विक वर्ण, दो वर्ण ये आपके आएंगे। तो लुंठित जब पूछेगा तो आप रा बताएंगे, और पार्श्विक पूछेगा तो ला बताएंगे। बस ये आपके कुछ विशेष प्रश्न है वर्णमाला से संबंधित। तो जो आपका प्रश्न दिया गया कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा छा जा झा होते हैं, तो इसका उत्तर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है भैया, सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा है। धसना कैसा स्वर है? धसना कैसा स्वर है? पहला ऑप्शन दिया है अनुस्वार। अनुस्वार होता क्या है? जैसे हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जिसमें केवल नासिका का प्रयोग करना पड़े उसे अनुस्वार बोला जाता है। जिसमें केवल नासिका का प्रयोग किया जाए, तो जैसे मैं बोल रहा हूं धसना, धसना, तो केवल नाक का सहारा नहीं ले रहा हूं। इसमें देखिए नाक के साथ साथ मुख से भी वायु निकल रही है। तो आप यहां देख सकते हैं कि केवल अनुस्वार हम नहीं कह सकते। अब अनुस्वार केवल कहना होगा तो हम कहेंगे बंदर। आप बंदर बोलेंगे तो केवल नासिका का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं कंधा, कंधा में देखिए नाक का इशारा लिया जाता है। जैसे कहा जाए संग, तो संग बोलेंगे तो सा के ऊपर देखो नासिका का ही प्रयोग किया जाता है, उसे अनुस्वार बोला जाता है। ठीक है भैया, चलिए दूसरा देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। अनुनासिक। अनुनासिक की परिभाषा होती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु या श्वास नासिका के साथ साथ जब मुख से भी उच्चारण किया जाए, तो मुख से भी जब श्वास बाहर निकलती है नासिका के साथ साथ, तो उसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे धसना, धसना, देखो नाक से भी थोड़ा नाक का भी सहारा लिया जाता है और मुख से भी उस वर्ण का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, तो ये अनुस्वार कहलाएगा। जो चंद बिंदी दिख रही है अनुस्वार कहलाएगा। अब इसके अलावा जैसे प्रश्न आ जाए तांगा, तांगा, देखिए नाक का भी थोड़ा सहारा लिया जा रहा है और मुख से भी उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे अनुस्वार, उसमें आप देखेंगे तो हम आपको जैसे जो प्रश्न पढ़े थे बंदर, देखिए केवल नाक का इशारा लिया गया था। तो अब हम इसकी बात करेंगे। तो धसना कैसा स्वर है? तो उत्तर क्या होगा? अनुनासिक स्वर है। ठीक है भैया, विसर्ग तो संधि होती है, इससे कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, ये नहीं, अनुनासिक सही है और ये भी आपका उत्तर गलत है। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघर्षहीन व्यंजन वर्ण है। ये देखिए अभी मैंने वर्णमाला से आपको एक प्रश्न दिया था, कुछ मैंने विशेष प्रश्न लिखे थे, विविध प्रश्न लिखे थे वर्णमाला से संबंधित, उसमें ये प्रश्न नोट किया था। पीछे देखते हैं उस प्रश्न को। प्रश्न है संघर्षहीन व्यंजन वर्ण है। पीछे आते हैं प्रश्न में। संघर्षहीन, संघर्षहीन, ये देख सकते हैं आप लोग, यहां पे लिखा हुआ है संघर्षहीन व्यंजन वर्ण है, देख सकते हैं। तो संघर्षहीन में कौन कौन से हैं? दो हैं। कौन कौन से हैं? दो हैं, एक या आ रहा है और एक वा आ रहा है। अब अपने ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे संघर्षहीन व्यंजन वर्ण है या और वा, दो थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें या मिल रहा है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कनकलता में समास है। कनकलता में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन दिया गया है अव्ययीभाव समास। परिभाषा होती है कि जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास की परिभाषा है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो अर्थात दोनों पद अप्रधान हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। कनकलता में समास है। तो देखिए इसका अगर विग्रह करते हैं तो बनेगा कनक रूपी लता। क्या बनेगा? कनक रूपी लता। तो जब कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे तो हम तीन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे, उनको याद रखेंगे विग्रह करते समय।
एक हैं जो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? हैं जो का। एक प्रयोग करेंगे के समान का, के समान का। एक प्रयोग करेंगे रूपी शब्द का, के समान कर लो या रूपी शब्द कर लो। बस आपको कर्मधारय समास में जब समास विग्रह करेंगे तो इन दो शब्दों को ध्यान रखना है, एक हैं जो और एक के समान और रूपी, दो शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो कनक रूपी लता। अब अगर आप के समान जोड़ते हो, कनक के समान लता, तो लता कनक के समान लता, तो उपमान और उपमेय का संबंध हो जाएगा। जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास, कनक रूपी लता। उत्तर क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पराधीन में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग जो आपके होते हैं, यहां से दो तीन प्रश्न बनते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उत्तर देना है शब्दों के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। कहां होता है? शब्दों के आरंभ में। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग होते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं, शब्दांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं, भावार्थ होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्दांश, जब हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं उपसर्ग की, तो पढ़ते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश, तो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग होते हैं शब्दांश। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश। फिर एक प्रश्न आता है उपसर्गों की संख्या से, कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं संख्या होती है 22। कितनी होती है? 22। जैसे अत्यधिक, अधिकार, अनुकूल, अपमान, अभियान, अवगुण, आजीवन, दुर्जन, निर्जन, निस्तार, निपात, पराजय, परिजन, प्रबल, प्रतिकूल, उपदेश, दुस्साहस, उत्तम, उद्गम, ऐसे ही 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे अत्यधिक बोला तो अति उपसर्ग हो गया, अनुकूल बोला तो अन उपसर्ग हो गया, प्रतिकूल बोला तो प्रति हो गया, आजन्म बोला तो आ हो गया, आरंभ वाला होता है। ठीक है, तो पराधीन में उपसर्ग क्या है? तो परा उपसर्ग हो जाएगा। पराधीन में उपसर्ग क्या है? परा हो जाएगा। तो हमारा उत्तर जो है दूसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझदार में कौन सा विशेषण है? प्रश्न है समझदार में कौन सा विशेषण है। चलिए देखते हैं इसमें। विशेषण जब पूछे जाए तो आपके 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, ध्यान रखिएगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हम लोग पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। दूसरा पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। तीसरा पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अगला पढ़ेंगे परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण। ये 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब हमारा प्रश्न है समझदार कौन सा विशेषण है? तो समझदार जो है वो गुणवाचक विशेषण माना जाएगा, क्योंकि जब गुणवाचक विशेषण हम लोग पढ़ेंगे तो ये अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे काल बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, आकार बोधक, दिशा बोधक, स्थान बोधक। तो जब हम गुण बोधक विशेषण पढ़ेंगे तो उसमें सभी गुणों के नाम आ जाते हैं। जैसे अच्छा, ईमानदार, परिश्रमी, चतुर, बुद्धिमान, समझदार, ये सब क्या है? ये सब गुण होते हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा वो गुणवाचक विशेषण के साथ में जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। धातु किसे कहते हैं? क्रिया से प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं?
देखिए यहां से भी 2-3 प्रश्न बनते हैं, मैं सारे प्रश्न लिख देता हूं जो भी प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे कहते हैं। यह प्रश्न आता है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से, इसको लिख देते हैं, देखिए जिस जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न, धातु जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखो धातु क्या होती है? धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहा जाता है। और फिर एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के कितने भेद होते हैं? तो देखिए धातु के भेद 2 होते हैं। एक होती है मूल धातु, एक होती है मूल धातु, और दूसरी होती है यौगिक धातु। यौगिक धातु। अब आपका यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मूल धातु किसे कहते हैं? तो मूल धातुएं, ध्यान रखिएगा सभी लोग, मूल धातुएं स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होती हैं, किसी भी शब्द पर निर्भर नहीं करती। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ही प्रश्न यहां से क्रिया से शुरुआत में अगर कोई प्रश्न बनेगा तो इन 3 जो मैंने लिखे हैं 3 ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो पहला देख ले कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, रहना, खेलना, कूदना, दौड़ना सभी क्या है? क्रियाएं हैं। आगे देखते हैं, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, ना प्रत्यय है, क्योंकि धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। फिर बात आई मूल धातु। ये धातु के 2 भेद होते हैं, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। मूल धातु कौन सी होती हैं? जो स्वतंत्र होती हैं, किसी भी शब्द पर निर्भर नहीं रहती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम 1-2 उदाहरण लिख देते हैं। जैसे खाना है, खाना, तो आप देखेंगे खा ना पे निर्भर है। और मूल धातु कौन सी होती है? जो स्वतंत्र होती है। मूल धातुएं कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। तो स्वतंत्र होंगी तो केवल खा कहा जाएगा, क्योंकि खा ना पे निर्भर है और मूल धातु निर्भर नहीं होती, स्वतंत्र होती है। जैसे रहना है, रहना, अब रहना में आप देखेंगे रह किस पे निर्भर है? ना पे। तो मूल धातु स्वतंत्र होती हैं तो केवल रह हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग? तो जो आपका प्रश्न आया है कि धातु किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पहला वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? कौन कौन से ऑप्शन है? 8 राज्यों की, 10 राज्यों की, 12 राज्यों की और 13 राज्यों की। तो हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजभाषा है, जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? 10 राज्यों की राजभाषा। उत्तर इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो देखिए अगर हम इसका विग्रह करते हैं, रसोई घर का विग्रह करते हैं, देखते हैं विग्रह। रसोई
रसोई घर, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब देखेंगे आप यहां पे हमें जो एक चिन्ह मिला है के लिए, यह किस कारक का चिन्ह है, क्योंकि जो तत्पुरुष समास होते हैं वो कारक विभक्तियों चिन्हों के आधार पर, प्रसंगों के आधार पर 6 भागों में बांटे गए हैं। जैसे कर्ता तो इसमें आता नहीं है, लास्ट में जो संबोधन है वो भी नहीं आता है, कर्म तत्पुरुष से शुरुआत होती है। तो कर्म का चिन्ह क्या है, को। जैसे प्रश्न आता है यश प्राप्त, तो हम लिखते हैं यश को प्राप्त, तो को मिला, कर्म तत्पुरुष हो गया। फिर है करण तत्पुरुष, करण में से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, तो के और से के द्वारा तो आया नहीं। फिर अगला है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका चिन्ह होता है के लिए, तो यहाँ पे के लिए जैसे मिला तो ये संप्रदान का मिलता है, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा संप्रदान तत्पुरुष। और अगर संप्रदान, जैसे मान लो अभी यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से दिए होते, जैसे ऊपर ऑप्शन में देख रहा हूं समास के नाम लिखे हैं, जैसे पहला ऑप्शन होता है इस तरीके से कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अगर इस तरीके से, क्योंकि ये तत्पुरुष समास के भेद हैं, ठीक है, कारक विभक्तियों के चिन्हों के आधार पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। तो उसमें अगर इस प्रकार के ऑप्शन दे रहे हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, तो जो हमारा उत्तर होगा वो आएगा संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत। और अगर केवल समास का नाम दे रहे हैं तो तत्पुरुष समास के भेद हैं, तो इसलिए हम जाएंगे दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में, जो हमारा उत्तर होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा है। मैं दोपहर में पढ़ता हूं, मैं दोपहर में पढ़ता हूं, आगे कहा गया है क्रिया विशेषण का भेद है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसे यहां पे एक शब्द दिया गया है दोपहर, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं जो क्रिया विशेषण है इसकी बात करूंगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ये जो क्रिया विशेषण है पहले तो आप ध्यान रखेंगे ये भेद किसका है, ये अव्यय का एक भेद है, किसका, अव्यय का। अगर अव्यय नहीं है तो इसे अविकारी भी कह सकते हो, अविकारी, क्योंकि सभी प्रकार के अव्यय शब्द जो हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं, सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण को अव्यय कहते हैं या अविकारी कहते हैं। अब अविकारी के अव्यय के कितने भेद हैं, अविकारी के 4 भेद हैं, मुख्य रूप से 4, कुल 5। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला हम लोग पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के 4 उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं, उपभेद 4 हैं। क्रिया विशेषण के कितने उपभेद हैं, 4 उपभेद हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन से। पहला तो क्रिया विशेषण हो गया, इसके 4 उपभेद में हम लोग पहला पढ़ते हैं कालवाचक, कालवाचक। एक आपका होता है स्थानवाचक, एक आपका होता है, तीसरा है रीतिवाचक, और अगला इसी का भेद हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। अब हम लोग देखेंगे जो प्रश्न दिया है, मैं दोपहर में पढ़ता हूं, तो दोपहर जो है एक समय है, क्या है, समय है, और काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पे दोपहर है, प्रातः काल है, सायं है, ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं तो उनका प्रयोग समय में किया जाता है, तो काल का अर्थ समय होता है। तो देखिए यहाँ पे कालवाचक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भैया सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर स्थान कोई दिया होता कि बच्चा घर के भीतर बैठा है, तो भीतर स्थान हो जाता, तो हम स्थानवाचक के साथ आ जाते। रीतिवाचक में अचानक है, तेज है, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि रवि तेज तेज रो रहा है, क्रिया विशेषण का भेद है जो रीतिवाचक में आ जाएगा।
परिमाण में मापतोल मात्रा की बात होती है कि मोहन अधिक खाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम परिमाणवाचक के साथ में आ जाते हैं। तो हमारा उत्तर इसका क्या सही है, दोपहर आया है तो कालवाचक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं, सही शब्द बनना है। नीम बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं, नींद बनाते हैं। तो पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घोंसला। तो घोंसला अर्थ कौन सा होगा, नीर तो पानी होता है, नीम पेड़ होता है, नीड़ उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा उत्तर सही है, नीड़ का अर्थ क्या होता है, घोंसला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस का उदाहरण है। यहां से एक प्रश्न अगर आपका पूछा जाए कि वीर रस की एकमात्र कवित्री कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिन्होंने झांसी की रानी जलियांवाला बाग रचना की है। तो यहाँ पे वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस है, वीर रस। अगर श्रृंगार रस का कोई उदाहरण दिया होता तो जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह करे भोहन हसे देन कहे नट जाए। ये और भी उदाहरण मिलते हैं कि राम का रूप निहारत जान की, कंकन के नग की परछाई, जात सबय सुध भूल रही, कर टेक रही पलटारत नहीं। ये श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। वीर रस में मैंने पढ़ लिया। और रौद्र में क्रोध की, जैसे जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो अर्जुन क्रोध में आकर के कहते हैं कि सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे कोई जयद्रथ को बचा सकता नहीं। ये क्रोध में आकर के बोले थे। ठीक है, और शांत रस में जैसे कहा जाए कि अब लो नसानी अब न नशे हो, ठीक है, या जैसे कहा जाए कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए दिन में गर्व करे क्या इतना। तो ये सभी उदाहरण जो है रस से संबंधित हैं। तो हमारा जो प्रश्न था वो वीर रस से संबंधित है। उत्तर इसका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोला कैसा छंद है, छंद से संबंधित मैंने एक दो और प्रश्न बताए हैं आप लोगों को, तो देखते हैं। एक आपका होता है सममात्रिक, सममात्रिक छंद होता है। एक आपका होता है अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और एक आपका होता है विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सममात्रिक को जैसे आप पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, यहां से चारों गीत हर गीतिका, हरि गीतिका, चारों गीत हर गीतिका। इसमें अर्धसम में आप याद रखेंगे 200 रन, 200 रन बल्ले से, बल्ले से। और विषम मात्रिक में मैं दो नाम लिख देता हूं, एक कुंडलियां और एक छप्पे, छप्पे। ये दो ऐसे छंद हैं जो विषम मात्रिक में प्रयोग किए जाते हैं। इधर देख लीजिए जो मैंने नाम लिखा है, चारों गीत हर गीतिका। ठीक है, देखिए चाका यहां पे हो गया चौपाई, क्या हो गया, चौपाई। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और 4 चरण वाला छंद माना जाता है। ठीक है, अगला है रा, रा से आपका हो गया रोला, क्या हो गया, रोला। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं, ध्यान रखेंगे। गीत, गीत से हो गया गीतिका, क्या हो गया, गीतिका। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं। अगला है हर गीतिका, नाम ही पूरा लिखा है, हरि गीतिका। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं। ठीक है, इसी में एक होता है वीर आल्हा, 31 मात्राएं होती हैं। लेकिन हमारे जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका में से कोई एक प्रश्न मिल जाएगा। अगला है अर्धसम्मात्रिक छंद में से दो है, दो से आप बना लेंगे इसको दोहा, सो से बना लेंगे सोरठा, बा से बना लेंगे बरवे, डबल ला से बना लेंगे उल्लाला। अब देखिए दोहा के विषम में और सम में मात्राएं पूछी जाती हैं, सोरठा के विषम में और सम में मात्राएं पूछी जाती हैं, बरवे के विषम में और सम में मात्राएं पूछी जाती हैं, उल्लाला के भी विषम में और सम में भी मात्राएं पूछी जाती हैं।
तो किसमें कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए विषम जो दोहा है, ये भी ध्यान रखना कि सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है, तो जो मात्राएं होंगी वो बदल जाएंगी। जैसे दोहा के विषम में 13 और सम में 11, दो सोरठा के विषम में 11, सम में 13, बरवे के विषम में 12, सम में 7, उल्लाला के विषम में 15, सम में 13। ठीक है भैया, तो ये आप देखेंगे कुछ मात्राएं थी जो मैंने आपको पूरा प्रश्न यहाँ पे बता दिया, छंद से संबंधित है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका प्रश्न आया हुआ है वो प्रश्न है कि रोला कैसा छंद है। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखो रोला लिखा हुआ है, ये सब मात्रिक छंद है, तो इसमें ऑप्शन सब मात्रिक पहला हमारा उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? जिस रचना या कविता में व्यंजन वर्णों की नहीं, जिस रचना या कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होने पर दो या दो से अधिक अर्थ देता है, या नहीं ये परिभाषा नहीं है, क्षमा चाहते हैं, कौन सा पहली हेडिंग दिया है? यमक अलंकार। यमक की परिभाषा है कि जिस रचना या कविता में एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, कैसे हो? भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? श्लेष अलंकार की परिभाषा है कि जिस रचना या कविता में एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो या दो से अधिक अर्थ देता है, वह श्लेष अलंकार होता है। आगे देखते हैं वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त का अर्थ होता है जब वक्ता श्रोता के मध्य जब यहाँ पे बातचीत होती है तो प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त जब दूसरा अर्थ दिया जाए तो वहां पे वक्रोक्त अलंकार होता है। ठीक है, और विवक्षा का अर्थ होता है दोहराना, यहाँ पे शब्दों का दोहरान किया जाता है। जब इसके हम पढ़ेंगे अलंकार तो वहां पे आपको कुछ उदाहरण इसको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा, तो आप देखेंगे एक शब्द दिया हुआ है घटा और दूसरा भी दिया हुआ है घटा। अब ये घटा देखो एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे एक घटा का कम काले बादल, पहले घटा का अर्थ क्या है? काले बादल, काले बादल, और दूसरा है कम हो जाना, कम हो जाना, काली घटा। ठीक है, काले बादल और फिर है कम हो जाना। तो एक शब्द जब दो बार प्रयोग होता है, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। तो इसलिए जो हमारा उत्तर होगा यमक अलंकार, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या है? यमक अलंकार। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। यह मेरी घड़ी है कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम मैंने चैप्टर आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है, वीडियो आप देख सकते हैं। ये प्रश्न दो तीन प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्न आता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो उत्तर आपका आएगा 6। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। और यहीं पे अगर प्रश्न आ जाए कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो उत्तर 11 देना है। ठीक है, कुल सर्वनाम अगर पूछा जाए तो उत्तर क्या देना है? 11। ये दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। भेद पूछे जाए, प्रकार पूछे जाए तो उत्तर 6 देना है, और कुल सर्वनाम पूछे जाए तो उत्तर 11 देना है। ठीक है, कुल सर्वनाम 11 उत्तर हो जाएगा। अब जैसे प्रश्न दिया गया यह मेरी घड़ी है, हमने आपको बताया है इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट में सर्वनाम से संबंधित, बाकी चैप्टर भी पढ़ाया था। तो उसमें एक बात मैंने बताई थी, ये यह और वह, ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यही बस जानना है, उत्तर आपको मिल जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य आएगा कि हमारा पुरुषवाचक का अन्य पुरुष उत्तर होगा या निश्चयवाचक उत्तर होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब यह वह ये वे का प्रयोग किसी भी वाक्य में व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किया जाए
तो उत्तर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए प्रयोग किया जाए तो उत्तर देना है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अपने प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है सर्वनाम में। यह मेरी घड़ी है कौन सा सर्वनाम है? आप देख सकते हैं यहाँ यह आया है और आगे एक शब्द घड़ी दिया गया है। घड़ी क्या है? एक वस्तु है। घड़ी क्या है? एक वस्तु है। अगर वस्तु है तो उत्तर क्या देना है? निश्चयवाचक सर्वनाम उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ गए सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन में वचन है। दर्शन, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, चाकू, प्रजा, दाम, अक्षत, भाग्य, आशीर्वाद, ये स्वयं में बहुवचन शब्द होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो उत्तर आपका है दर्शन में बहुवचन होगा। जैसे हमेशा जब बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जब प्राण है, दर्शन है, आंसू है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। तो हमारा जो उत्तर है कौन सा सही होगा? बहुवचन। दर्शन में कौन सा वचन है? बहुवचन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। मां ने भिखारी को वस्त्र दिए कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। जिन वाक्यों में, ये ध्यान रखिएगा कि जिन वाक्यों में क्रिया भले ही कर्म से प्रभावित हो, कर्ता के साथ ने लगा हो, कोई भी चिन्ह हो, लेकिन किसी भी वाक्य में अगर किसी को कुछ दिया जाता है, वो चाहे उपहार दिया जा रहा हो, किसी को कुछ प्रदान किया जा रहा हो, कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहा हो, किसी को रुचि हो, पसंद हो, तो उन सब का प्रयोग संप्रदान में किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा संप्रदान कारक। किसी को भी कुछ प्रदान किया जाए, किसी को भी कुछ दिया जाए। राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, मां ने भिखारी को वस्त्र दिए। ठीक है, इस प्रकार से तो देने की जब बात होगी किसी भी वाक्य में तो हमारा उत्तर संप्रदान कारक के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस। जो रसों का राजा होता है वो श्रृंगार रस होता है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? श्रृंगार रस। दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर इसमें संधि का नाम पूछा जाए तो उत्तर देना है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कैसे व्यंजन संधि होगा? एक नियम है व्यंजन संधि में, ता के बाद अगर ला आता है तो इन दोनों का परिवर्तन एक दूसरे में हो जाता है, मतलब ता का ला और ला का ता हो जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जैसे उत प्लस लास, उल्लास का संधि विच्छेद कैसे बनेगा? देखिए उत प्लस लास बनेगा। अब यहाँ पे हमने उ लिखा। अब देखो जब भी व्यंजन संधि में दो वर्ण एक जैसे आए, दो ना दिए हों, दो जा दिए हों, ठीक है, तो जो परिवर्तन आप करेंगे पहले वाले वर्ण में करेंगे। किसमें करेंगे? पहले वाले वर्ण में परिवर्तन करेंगे। और व्यंजन संधि का जो शुद्ध रूप होता है वो हलंत रूप होता है। हलंत लगेगा तो स्वर आप निकाल सकते हैं, तो व्यंजन बचा तभी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उल्लास जैसे दिया है तो आप देखेंगे ये ला आया हुआ, जब दो वर्ण एक जैसे होंगे तो परिवर्तन पहले वाले में करना होता है। तो यहाँ पे हमने ला देखा, ला का परिवर्तन किसमें करेंगे? ता में करेंगे। तो इस ला को हमने ता में बदल दिया। अब आधा ला है तो हलंत लगाएंगे, इसे हमने देखो बराबर कर लिया। जैसे ही बराबर किया फिर आगे क्या बचा? लास, तो उत प्लस लास बनेगा उल्लास। तो उत प्लस लास, पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? काल से आपके दो तीन प्रश्न बनते हैं, देख लीजिए। एक प्रश्न आता है कि काल के कितने भेद होते हैं? काल के भेद, उत्तर देना भैया 3। ठीक है, एक आपका होता है भूतकाल। कौन सा काल है? भूतकाल। एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भविष्य काल। कौन सा? भविष्य काल। आप देखेंगे इनके भी प्रकार भेद पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद, भविष्य काल के 3 भेद। तो व्याकरण में काल का अर्थ जो होता है, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। ये मैंने अभी आपको बताया था, इसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया था अव्यय अभिकारी शब्द से। मैं दोपहर में पढ़ता हूँ,
ये प्रश्न आया था। तो जो दोपहर था, इस समय था, तो उसमें एक भेद था कालवाचक क्रिया विशेषण। तो काल का अर्थ मैंने समय ही बताया था, तो काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? समय। तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ गए सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। समय उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग से संबंधित प्रश्न है। दो प्रकार के होते हैं इसमें, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, दो ही माने जाते हैं लिंग के भेद। और जो भी शब्द आएगा तो उसमें हम एक शब्द के आधार पर तय करेंगे। जैसे मैं घर जाता हूं और मैं घर जाती हूं, तो क्रिया जब लास्ट में आ रही तो उससे तय हो जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे भव दिया किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग शब्द है। डिबिया, डिबिया होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। साध्वी स्त्रीलिंग शब्द है। संचालक, संचालक होता है। संचालक होती है कि संचालक होता है? संचालक होता है। इसलिए हमारा उत्तर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संचालक। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संचालक होता है। ऑप्शन डी सही है। चिर, चीर के समरूप शब्द क्या है? चिर और चीर। चिर का अर्थ होता है पुराना। क्या होता है? चिर। और एक शब्द दिया है चीर। कौन सा? चीर। तो चिर का अर्थ क्या होता है? पुराना। और चीर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? पुराना और वस्त्र। लेकिन देखना यह है कि पहले चिर दिया है कि चीर दिया। पहले चिर दिया है तो पहला होगा पुराना और दूसरा होगा वस्त्र या कपड़ा। तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, पुराना कपड़ा। चिर और चीर, ये ध्यान रखिएगा, जो पहले शब्द हो उसका पहले अर्थ, जो बाद में शब्द है उसका बाद का अर्थ। ये मत सोचना कि वस्त्र पुराना उत्तर देना है, कपड़ा पुराना इधर भी है, पुराना कपड़ा इधर भी है, ऐसे उत्तर देंगे गलत हो जाएगा। जो पहले शब्द हो उसका पहले उत्तर, जो बाद में शब्द है उसका बाद में उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला, रंगना आपकी क्रिया है। देखो रंगना, रंगना क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब इस रंगना में अगर हम मूल शब्द बनाए तो क्या बनेगा? रंग बनेगा। मूल शब्द क्या बना? रंग। अगर इस रंग में ईला प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो भैया शब्द क्या बनेगा? रंगीला। क्या बना? रंगीला। तो आप देख सकते हैं जो आपका प्रश्न दिया हुआ है वो रंगीला ही दिया हुआ है। ये वाला प्रश्न रंगीला दिया हुआ है। तो रंगीला में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? ईला प्रत्यय जोड़ा है। क्रिया क्या थी? रंगना थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ईला। ईला ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका डी, चौथा ऑप्शन सही, ईला। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह दिन भर पढ़ता है, अव्यय का भेद बताएं। अव्यय मैंने अभी बताया था कि 5 प्रकार के, एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। ठीक है, तो कौन सा निपात, कुल निपात कितने होते हैं? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखना, निपात के कुल 9 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 9। उसमें एक होता है बलदायक, बलदायक या सीमा बोधक, सीमा बोधक। अधिकांशतः आपको यहां से शब्द मिलेंगे जो निपात में आते हैं, जैसे ही, भर, भी, तो, तक, सिर्फ, केवल, केवल, मात्र। ठीक है, ही, भर, भी, तो, तक, सिर्फ, केवल, मात्र, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और निपात का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है बल प्रदान करना। क्या होता है? बल प्रदान करना। अब ये जो बल प्रदान होगा किस पे होगा? किसी भी शब्द पे हो सकता है। जैसे मैंने कहा ये फल राम लाया है, ये फल राम लाया है, तो किसी शब्द पे बल नहीं दिया गया। और यह फल राम ही लाया है, तो ही जो है ये निपात है। फल के आगे जैसे ही जोड़ा गया तो बल दे दिया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक शब्द मिला है भर। कौन सा? दिन भर में देखेंगे यहाँ पे ये लिखा है भर। ठीक है, तो दिन भर क्या उत्तर हो जाएगा? निपात। दूसरा आंसर हमारा ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। परिमाणवाची, समुच्चयवाची, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राहक शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ग्राहक शब्द कैसा है? तो देखिए
ग्राहक जो शब्द है, ग्राहक, ये आपका तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम शब्द है। और अगर गाहक आ जाए, गाहक, तो आपका तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे ग्राहक पूछा गया है, ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। विशेषण किस शब्द की विशेषता प्रकट करता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता प्रकट करता है? तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है? देखिए, विशेषण की परिभाषा, विशेषण की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो प्रश्न है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, तो देखिए एक संज्ञा है और एक सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन, संज्ञा की, कारक की, क्रिया की, वचन की। संज्ञा सर्वनाम दो है, जिसमें कौन सा मिला? संज्ञा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक है? ये कर्ता कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपादान कारक, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो अपादान कारक होता है, अपादान कारक, इसमें देखो कौन कौन से नियम होते हैं। एक तो अलगाव की स्थिति होती है, अलगाव की स्थिति होती है। कौन सी? अलगाव की स्थिति होती है, मतलब अलग होने का भाव। जैसे कहा जाए गंगा हिमालय से निकलती हैं, निकलती हैं, गंगा हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अगर निषेधता का भाव हो तो भी अपादान होगा। निषेधता का भाव, जैसे कहा जाए झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, सड़क पर मत चलो, सड़क पर मत चलो। इस प्रकार से ये भी अपादान कारक माना जाएगा। तीसरा देखो, कोई तुलनात्मक अध्ययन की जाए, तुलना की जाए किसी से, जैसे कहा जाए राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। तो जब दो लोगों की तुलना की जाएगी तो वहां भी अपादान कारक होता है। और अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है डर या भय। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न दिया जाए, जैसे कहा जाए मोहन को ऊंचाई से डर लगता है, तो भी उत्तर क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डर का प्रयोग हुआ है। तो किसी में डर और भय हो, किसी से तुलना की जाए, निषेधता का भाव हो, अलगाव की स्थिति हो, इन सब का उत्तर क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया है उसमें हम देखेंगे, प्रश्न में कहा गया है कि सीमा कुत्ते से डरती है। देखिए डरने का भाव है, तो डर किस में आएगा? अपादान में आएगा। हमारा आंसर जो है चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानवता में कौन सी संज्ञा है? यह प्रश्न ध्यान रखिएगा कि जो भाववाचक संज्ञा होती है, देखिए भाववाचक संज्ञा, इसका निर्माण 5 रूपों में होता है। किससे किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है,
क्रिया से होता है, अव्यय से होता है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे मैं एक ये प्रश्न बता रहा हूं जो आपका प्रश्न पूछा गया है। जैसे इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे और दोनों में आपके प्रश्न दिए जाएंगे। एक कॉलम जैसे है जातिवाचक संज्ञा का, इसको थोड़ा सही करेंगे। जातिवाचक संज्ञा और इधर होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए अगर प्रश्न पूछा जाए जातिवाचक संज्ञा का निर्माण कितने रूपों में होता है, कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है, तो उत्तर क्या देंगे? 5 प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय में कुछ प्रत्यय जोड़कर उनका निर्माण होता है। जैसे आओ, त्वा, पन, अन, इमा, ता इत्यादि प्रत्यय शब्द होते हैं जिनको जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा में आपका प्रश्न दिया गया मानव। मानव संज्ञा चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं उसको। मानव दिया गया है तो ता प्रत्यय जोड़ेंगे, मानवता। ठीक है, बच्चा क्या दिया गया? बच्चा, क्या बनेगा? बचपन। ठीक है, ये देखो भाववाचक सभी बनते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा तो क्या बनेगा? बुढ़ापा, बुढ़ापा, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे आदमी जातिवाचक संज्ञा है तो बनेगा आदमियत, आदमियत। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा प्रश्न दिया गया है मानवता में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक मानव जातिवाचक होगा और जैसे ही भाववाचक बनेगा तो मानवता हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है कौन सा? तीसरा वाला इसमें दिया हुआ है भाववाचक, तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। मानवता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए, अंक के अनेकार्थी शब्द है अंग, गोदी, हिस्सा, गोद, संख्या, अध्याय, संख्या, भाग, टुकड़ा, अध्याय, समय, अवस्था। अंक के अनेकार्थी शब्द जो है गोद, संख्या, अध्याय, इसका उत्तर जो है दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने घर जाना था, ये अभी प्रश्न हम इसकी चर्चा कर रहे थे, आगे एक प्रश्न बढ़ाए थे जो मैंने टिक किया था उसके पहले। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है, इसका जो उत्तर होगा मुझे घर जाना, मुझे घर जाना था। मैंने घर जाना था ये तो शुद्ध है, तो मुझे घर जाना था तो इसलिए मैंने वाला ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, मुझे घर जाना था ये सही होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द मैंने अभी पीछे एक प्रश्न आपको बताया था, लिखा था कहीं पे, वचन से संबंधित प्रश्न आया था कि प्राण, दर्शन, आंसू, पीछे ही कहीं पे ये प्रश्न आया हुआ था। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। ठीक है, ये सब बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण है, ठीक है, दर्शन है और आंसू है, ये जितने भी शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है बहुवचन में होता है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक प्रिय होना, आंखों की रोशनी, आंख की पुतली, आंख की किरकिरी। आंखों का तारा का अर्थ होता है अत्यधिक प्रिय होना, आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय होना, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है? अगला है जो मांस नहीं खाता उसके लिए एक शब्द क्या है? निरामिष। इसका उत्तर क्या होगा? निरामिष। सात्विक गलत है, अमांस भक्षी गलत है, फलाहारी गलत है, निरामिष उत्तर सही हो जाएगा। जो मांस नहीं खाता है निरामिष सही होगा। तो ये आज आपके लिए मैं 37 क्वेश्चन लेकर के आया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की दृष्टि से। और अभी और जल्दी ही आपके लिए एक और अच्छी क्वेश्चन 37 प्रश्न लेकर के आएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।